कहानी का शीर्षक सरहद के उस पार, एक वीर पुत्र की अंतिम चुप्पी। आधार सच्ची घटनाओं से प्रेरित, लेकिन नाम और स्थान बदले गए हैं। प्रस्तावना: कुछ लोग किताबों में इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और फिर कुछ लोग अपने खून से उसे लिखते हैं। यह कहानी कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह की है, एक ऐसा नाम जिसे भारतीय सेना में आज भी गर्व और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। यह केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जो एक बेटा था, एक भाई था, एक सच्चा प्रेमी था और सबसे बढ़कर एक ऐसा वीर सपूत था जिसने जीने से कहीं अधिक मरने के मायनों को समझा और जिया। रुद्र की कहानी बलिदान की भावना से सराबोर है, एक ऐसी भावना जो आज भी हर उस युवा के दिल में गूंजती है जो वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने का सपना देखता है। यह कहानी हमें बताती है कि असली शौर्य सिर्फ रणभूमि में नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं और कर्तव्य के बीच जूझने में भी होता है। यह कथा हमें उस मौन चीख से रूबरू कराती है जो हर शहीद की अंतिम सांस में होती है, एक ऐसी चुप्पी जो इतिहास से भी अधिक गूंजती है। कैप्टन रुद्र की यह जीवन गाथा उस मिट्टी को नमन है जो हर बार अपने वीरों को जन्म देती है और फिर तिरंगे में लिपटा उनका शव चूमती है। मिट्टी की खुशबू। उत्तराखंड के गोपेश्वर नामक एक सुरम्य पहाड़ी गांव में रुद्र प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन संस्कारों में असाधारण। पिता एक स्कूल में शिक्षक थे, जिनकी आवाज में अनुशासन की ठहराव और आंखों में देश के लिए कुछ करने का सपना था। माँ खेतों में मेहनत करती थीं, उनकी हथेलियों पर पड़ी दरारों में परिवार के सपनों की परछाई बसती थी। रुद्र 4 बहनों का इकलौता भाई था, लेकिन घर में न कभी किसी ने बेटे बेटी में फर्क किया और न ही रुद्र ने कभी विशेष अधिकार जताया। वह अपनी बहनों के साथ मिट्टी में खेलता, खेतों में माँ का हाथ बांटता और शाम को पिता से बैठकर देशभक्ति की कहानियां सुना करता, बाद में बिखरता था। रुद्र अक्सर एक बात कहा करता था, जिस दिन ये मिट्टी मेरी वर्दी पर लगेगी, वो दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। उसे बचपन से ही मिट्टी की एक अजीब सी गंध आकर्षित करती थी। वो नमी जो हल चलने के बाद उठती थी, वो सौंधापन जो पहली बारिश के बाद महसूस होता था, वह दिन मेरे लिए पवित्र दिन होगा। उसके लिए देश प्रेम कोई किताबों में पढ़ा गया भाव नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसकी हर सांस के साथ भीतर उतरता गया। जैसे सांस लेना जरूरी होता है, वैसे ही देश से प्रेम करना उसके लिए अनिवार्य था, स्वाभाविक और पूर्ण। वो जब भी स्कूल की परेड में भाग लेता, उसकी चाल में वो तेजी और आंखों में वो चमक होती जो आमतौर पर सैनिकों में दिखती है। लोग कहते, ये बच्चा एक दिन जरूर फौजी बनेगा, और रुद्र मुस्कुरा कर कहता, नहीं, मैं सिर्फ फौजी नहीं, देश का बेटा बनूंगा, ऐसा बेटा जो माँ भारती के लिए जिएगा और अगर जरूरत पड़ी तो मरेगा भी। सेना का सपना, रुद्र का सपना एक दिशा ले चुका था। उसने भारतीय सैन्य अकादमी NDA की परीक्षा में भाग लिया और न केवल उत्तीर्ण हुआ, बल्कि टॉप रैंक में चयनित हुआ। जब यह समाचार गांव पहुंचा तो पूरा गोपेश्वर जैसे उत्सव में डूब गया। पिता ने ढोल बुलवाए, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई और माँ ने बेटे के माथे पर चावल और हल्दी से तिलक कर भर आई आंखों से उसे विदा किया। माँ बोली, बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं, देश का भी है। रुद्र NDA की ट्रेनिंग में भी सबसे अलग और सबसे आगे रहा। सुबह 4 बजे उठकर वह सबसे पहले परेड ग्राउंड पर पहुंचता और रात को सबसे देर से लौटता। उसका अनुशासन, उसकी निष्ठा और उसकी मेहनत ने उसे जल्द ही ट्रेनिंग का सर्वश्रेष्ठ कैडेट बना दिया। हर मिशन में वह आगे रहता, चाहे शारीरिक परीक्षण हो, मानसिक दृढ़ता की परीक्षा या फिर नेतृत्व का अभ्यास। रुद्र ने हर स्तर पर खुद को साबित किया। प्रशिक्षक भी कहते, यह लड़का सिर्फ आदेश मानता नहीं, वह एक दिन आदेश देगा, और वो भी रणभूमि में। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रुद्र का चयन भारतीय सेना की सबसे दुर्जेय इकाई पैरा स्पेशल फोर्सेस में हुआ। यह उसके लिए किसी नौकरी से कहीं अधिक था। यह उसके खून में बहती वह आग थी जो हर बार तिरंगे को देखकर और प्रज्वलित हो जाती थी। वर्दी पहनकर जब उसने पहली बार खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू गर्व के थे, संकल्प के थे और माँ भारती के चरणों में एक बेटे का प्रण थे। पहली तैनाती नक्सल जोन साल 2015 का वह दौर था जब छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगल नक्सली हिंसा से सुलग रहे थे। वहां की लाल मिट्टी में डर पनप चुका था और हर पेड़ की छाया में अंधविश्वास और मौत का साया मंडराता था। ठीक उसी समय रुद्र की पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट को उस क्षेत्र में तैनात किया गया। यह उसकी पहली वास्तविक तैनाती थी, एक ऐसा मोर्चा जहां सिर्फ युद्ध नहीं, मानवता की परीक्षा भी होती थी। गांव के रास्ते, जंगल की खामोशी और अचानक फटते बमों की आवाज,
यह सब अब रुद्र की दिनचर्या बन गया था। लेकिन पहले ही ऑपरेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि भगवान का सिपाही बना दिया। एक सूचना मिली थी कि पास के एक गांव में नक्सलियों ने घेराबंदी की है। ऑपरेशन शुरू हुआ। गोलियों की आवाज, पेड़ों के पीछे छिपे सशस्त्र आतंकी और गांव में भागते लोग। उसी अफरा तफरी में रुद्र ने देखा एक महिला अपने नवजात बच्चे को सीने से चिपकाए बीच गोलीबारी में फंसी थी। बिना किसी हिचक के रुद्र ने आगे बढ़कर गोलियों की बौछार में महिला और बच्चे को ढक लिया। एक गोली उसके बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराई, लेकिन वो डटा रहा। उसने उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और ऑपरेशन में लौट आया। बाद में जब गांव के लोग सुरक्षित हुए तो उसी महिला ने कांपते हाथों से रुद्र का माथा छुआ और कहा, आप हमारे लिए भगवान के भेजे हुए सिपाही हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव में उसका नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। बच्चों के लिए वह आदर्श बन गया और बुजुर्ग उसे आशीर्वादों से नवाजते। लेकिन रुद्र कभी इस श्रद्धा के बोझ से दबा नहीं। उसका स्वभाव हमेशा विनम्र रहा। वह जानता था कि युद्ध का सबसे बड़ा दंश आम आदमी पर पड़ता है और इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि मानवता को बचाए रखे। लेकिन जहां एक ओर वह गांव वालों के लिए रक्षक था, वहीं नक्सलियों के लिए वह सबसे बड़ा खतरा बन गया था। उसकी रणनीति, फुर्ती और साहस ने कई बार नक्सली मोर्चों को ध्वस्त किया। उसका नाम सुनकर कई बार दुश्मनों ने ऑपरेशन से पीछे हट जाना बेहतर समझा। रुद्र कभी क्रूर नहीं बना, लेकिन उसके भीतर वह लौ जल चुकी थी जो उसे हर मोर्चे पर अडिग रखती थी। यह तैनाती न केवल उसके करियर का पहला मोड़ थी, बल्कि उस आत्मबल की शुरुआत भी थी जिसने उसे आगे चलकर एक किंवदंती बना दिया। प्रेम और प्रतीक्षा। नंदिनी रुद्र की जिंदगी तक अब तक सिर्फ मिशन, मातृभूमि और मर्यादा के रंग ही पहुंचे थे। लेकिन जीवन में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो चुपचाप आती हैं, बिना दस्तक के, और धीरे धीरे किसी सन्नाटे में संगीत घोल जाती हैं। नंदिनी की उपस्थिति रुद्र की जिंदगी में कुछ ऐसी ही थी जैसे किसी बंजर धरती पर पहली बारिश की बूंदें, जैसे रणभूमि के वीर की सांसों में पहली बार प्रेम की भीनी गंध। नंदिनी दिल्ली की एक पत्रकार थी, तेज, समझदार और सवालों में साहस रखने वाली। एक विशेष रिपोर्ट के लिए जब वह छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में आई तो रुद्र से उसकी मुलाकात तय थी। पहले तो यह मुलाकात औपचारिक थी, सवाल जवाब, बुलेट प्रूफ जैकेट और रिपोर्टिंग की सीमाएं। लेकिन फिर बातचीत देर तक खिंचने लगी। नंदिनी ने महसूस किया कि रुद्र सिर्फ एक सख्त सैन्य अधिकारी नहीं था, उसके भीतर एक बेहद भावुक और समझदार इंसान भी था। रुद्र ने देखा कि नंदिनी की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण सिर्फ सनसनी फैलाने वाला नहीं था। वह सैनिकों को समझना चाहती थी, उनकी मानवता को, उनके संघर्ष को, उनकी आत्मा की थकान को। यही बात रुद्र को भीतर तक छू गई। कुछ मुलाकातों के बाद बातचीत पत्रों और फिर कॉल्स में बदल गई। रुद्र जब भी छुट्टी में घर आता, नंदिनी दिल्ली से गोपेश्वर पहुंच जाती। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी खेतों के किनारे और कभी गांव की शांत रातों में वे दोनों बातें करते, देश, धर्म, प्रेम और भविष्य के सपनों की। एक शाम जब दोनों पहाड़ की चोटी पर बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, नंदिनी ने कहा, तुम्हारे बिना भी जिंदगी है, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी का मतलब है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और धीमे से जवाब दिया, तुम्हारा होना ही मेरे जैसे लोगों को इंसान बनाए रखता है, वरना हम तो सिर्फ आदेश और हथियार के बीच रह जाते हैं। उनकी प्रेम कहानी साधारण नहीं थी, यह प्रेम प्रतीक्षा से भरा था। महीनों तक नंदिनी को सिर्फ एक मैसेज का इंतजार करना पड़ता, कई बार हफ्तों तक कोई संपर्क न होता। लेकिन जब भी रुद्र की आवाज फोन पर आती, नंदिनी के चेहरे पर वही शांति उतरती जो किसी तपस्वी को ध्यान में मिलती है। रुद्र भी जानता था कि यह रिश्ता उसके कर्तव्य से कभी ऊपर नहीं होगा, लेकिन उसने कभी अपने भावों को छिपाया नहीं। उसने नंदिनी से वादा किया था, अगर जिंदा लौटूं तो शादी करूंगा, और अगर न लौट सका तो तुमसे कहे बिना जाऊंगा भी नहीं। नंदिनी जानती थी कि वह एक सैनिक से प्रेम कर रही है और यह प्रेम हर दिन बलिदान मांगता है। फिर भी वह डटी रही। न रुद्र ने कभी उसे रोका, न नंदिनी ने कभी रुद्र की राह में बंधन डाला। उनका प्रेम शोर से नहीं बल्कि मौन की गहराई से पनपा था, और इस प्रेम ने रुद्र को रणभूमि में और भी अडिग बना दिया था, क्योंकि अब उसकी वापसी का कोई और कारण भी था। उरी हमला और जवाबी कार्रवाई। 18 सितंबर 2016, एक तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तड़के सुबह आतंकियों ने भारतीय सेना के बेस पर हमला किया। 19 सैनिक शहीद हो गए। देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और सड़कों पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बदला चाहिए।
दिल्ली में सैन्य उच्चाधिकारियों की आपात बैठकें शुरू हुईं। वही समय था जब कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह की यूनिट को गुप्त रूप से दिल्ली बुलाया गया। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए, यह सिर्फ जवाब नहीं होगा, यह संदेश होगा। सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनी। रुद्र को चयनित ऑपरेशंस लीडर्स में से एक चुना गया। यह कोई सामान्य मिशन नहीं था, दुश्मन की सरजमी में घुसकर उनकी नींदें उड़ाने वाला मिशन था। अगले 12 दिनों तक टीम को हाई ऑल्टीट्यूड पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। रात्रि अभ्यास, साइलेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स, नक्शों और उपग्रह चित्रों का गहन अध्ययन, हर मिनट की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसे अंधेरे में रखा गया। न मीडिया को भनक थी, न ही अन्य रेजिमेंट्स को। रुद्र के शब्दों में, यह युद्ध नहीं था, यह उन आत्माओं को सम्मान देने का तरीका था जिन्हें नींद में मार दिया गया था। 28 सितंबर की रात चांद के नीचे सर्द हवाओं के बीच रुद्र और उसकी टीम एलओसी पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दाखिल हुई। मार्ग कठिन था, जंगल, खाई और सन्नाटा, लेकिन उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, उन आतंकी कैंपों को खत्म करना जिन्होंने उरी के वीरों को धोखे से मारा था। पहला कैंप 02:40 बजे नष्ट किया गया। एकदम सटीक हमला, कोई चूक नहीं। दूसरा कैंप थोड़ी दूर था, वहां हल्की फायरिंग हुई। रुद्र की टीम ने उन्हें घेरकर पूरी तरह समाप्त कर दिया। तीसरे कैंप पर पहुंचते पहुंचते सुबह की आहट आने लगी थी। यहाँ फंसा एक भारतीय जवान मिला, महीनों से कैद में था, मानसिक रूप से भी टूट चुका। रुद्र ने खुद उसे पीठ पर उठाया और वापसी के रास्ते चल पड़ा। सभी सैनिक सुरक्षित लौटे। मिशन सफलता से पूरा हुआ। जब सुबह मीडिया में खबर फैली, पूरा देश जयघोष कर उठा, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। रुद्र को मिशन के बाद एक विशेष समारोह में बुलाया गया। जब उसे वीरता पदक प्रदान किया गया तो उसने मंच पर जाकर सिर्फ इतना कहा, ये तमगा मेरा नहीं, उन 19 भाइयों का है जिन्होंने उरी में जान दी। मैं सिर्फ उनका कर्ज उतार रहा था। उस दिन नंदिनी भी दूर खड़ी थी, आंखों में गर्व और दिल में डर लिए। वह जानती थी कि जिस रुद्र को देश अब हीरो मान रहा है, वह हर बार मौत की आंखों में झांक कर लौटता है, पर उसकी मुस्कान वही थी, दृढ़, शांत और अपने देश से प्रेम में डूबी हुई। रुद्र की यह कार्रवाई सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, यह उन सैनिकों की आत्माओं की शांति के लिए एक दीप था जो कभी नींद में गोलियों से मारे गए थे। और अब रुद्र उनके नाम इतिहास में एक नई इबारत लिख चुका था। मन की लड़ाई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश ने कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह को नायक बना दिया था। हर चैनल पर उसका नाम, हर अखबार में उसका चेहरा, लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वो था रुद्र का भीतर से टूटना। वो वही रुद्र था जो कभी पूरे जुनून से दौड़ लगाता था, सबसे तेज हंसता था और हर शाम साथियों को प्रेरित करता था। लेकिन अब वो चुप हो गया था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, अकेले बैठा रहता और अक्सर रातों को नींद से चीखते हुए उठता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे, जैसे वो नींद से नहीं, किसी अपराध बोध से लड़ रहा हो। हर रात उसे वही सपना आता, आग की लपटें, गोलियों की बौछार और झुलसे हुए चेहरे। कभी किसी साथी की चीख, कभी दुश्मन की बेबस आंखें, सब मिलकर उसके मन में शोर मचाते। नंदिनी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल एक फीकी मुस्कान देता और टाल जाता। एक दिन नंदिनी उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ समय बाद कहा, यह पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। युद्ध के बाद अक्सर जवानों में यह होता है। उन्होंने जो सही किया वही उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है। नंदिनी ने रुद्र से सीधा सवाल किया, आपने जो किया वो देश के लिए था, आपने निर्दोष नहीं मारे, तो फिर ये बोझ क्यों? रुद्र ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद जवाब दिया, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली किसी माँ का लाल छीन लेती है, वो चाहे दुश्मन ही क्यों न हो। वो भी किसी का बेटा था। हम जीतते हैं, लेकिन अंदर कुछ हमेशा हार जाता है। उसके शब्दों ने कमरे की हवा को भारी कर दिया। नंदिनी की आंखें नम थीं। उसे रुद्र पर गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुहक उस घाव को देखकर जो दिखता नहीं था। रुद्र अब सिर्फ एक युद्ध लड़ चुका सैनिक नहीं था, वह अपने ही मन से रोज युद्ध लड़ रहा था। और यह युद्ध सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कोई दुश्मन नहीं दिखता, पर हार हमेशा अपना ही हिस्सा होती है। कारगिल दिवस पर वचन 26 जुलाई 2018। भारत ने उस दिन कारगिल विजय दिवस की 19वीं वर्षगांठ मनाई। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं, वीर गाथाएं और स्मृतियां गूंज रही थीं। राजधानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों के वीरों को आमंत्रित किया गया था। उनमें एक नाम था कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह।
रुद्र को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कॉलेज के सभागार में छात्रों, शिक्षकों और कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में रुद्र मंच पर पहुंचा। मंच पर चढ़ते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन रुद्र की चाल हमेशा की तरह संयमित और सौम्य थी। वह खड़ा हुआ, वर्दी में, लेकिन भीतर कई टूटे हुए विचारों को समेटे। उसने माइक थामा और कुछ क्षण मौन रहा, फिर अपनी दृढ़ आवाज में बोला, हम सब उन वीरों के ऋणी हैं जिन्होंने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया। उनका साहस, उनकी कुर्बानी, वो सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। श्रोताओं में सन्नाटा था और हर शब्द सीधा दिल को छू रहा था। उसने न तो ज्यादा नाटकीयता दिखाई, न ही वीर गाथाओं का बखान किया। उसका भाषण सादा था, लेकिन आत्मा से भरा हुआ। अंत में उसने कहा, अगर मेरी जान से इस देश को एक सांस भी मिले तो मैं हर बार मरने को तैयार हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन रुद्र की आंखें कहीं दूर देख रही थीं, शायद उन साथियों की ओर जो लौटे नहीं थे। मंच के पीछे एक कोना था जहां नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, न कमजोरी के, न दुख के, बल्कि उस प्रेम के जो हर बार उसे रुद्र से और भी ज्यादा बांध देता था। उसे गर्व था, लेकिन साथ ही वह जानती थी कि हर बार रुद्र जब मरने को तैयार कहता है तो वो हर बार थोड़ा और डरने लगती है। उस दिन रुद्र ने जो कहा वह किसी नारे की तरह नहीं था, वह एक सैनिक का आत्मिक वचन था जो अपने देश के लिए हर सांस, हर घड़ी और हर बलिदान को पहले ही समर्पित कर चुका था। आखिरी अभियान सरहद के उस पार, जनवरी 2020। कश्मीर घाटी एक बार फिर सर्द हवाओं और घने बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन सरहद की सरगर्मी कम नहीं हुई थी। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि गुलमर्ग सेक्टर से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ की योजना है। सेना ने तुरंत जवाबी रणनीति तैयार की। ऑपरेशन का नेतृत्व सौंपा गया कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह को। उस समय रुद्र छुट्टी पर था, देहरादून में मां के पास, लेकिन जैसे ही कॉल आया उसने एक क्षण भी नहीं गंवाया। नंदिनी ने जब विरोध किया तो उसने बस इतना कहा, सरहद पर मेरे नाम की पुकार मेरे जीवन से ज्यादा जरूरी है। 14 जनवरी की रात बर्फबारी हो रही थी, तापमान -10 डिग्री और दृश्यता लगभग शून्य। रुद्र की टीम ने एलओसी के पास गश्त बढ़ा दी थी। उसी दौरान एक संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि हुई। रात के 2 बजे ऑपरेशन की शुरुआत हुई। घने जंगल, बर्फ की मोटी चादर और अंधेरे का आलम, लेकिन रुद्र की आंखें लक्ष्य पर थीं। 4 आतंकियों ने घुसपैठ की थी, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। मुठभेड़ घातक थी। गोलियों की बौछार, ग्रेनेड के धमाके और धुंध में चीखें गूंज उठीं। रुद्र ने एक आतंकी को सामने से रोका, दूसरा उसकी टीम ने ढेर किया। तीसरे को पकड़ने के दौरान एक ग्रेनेड रुद्र के बिल्कुल पास आ गिरा। उसने अपने साथी को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद विस्फोट की चपेट में आ गया। उसका बायां कंधा और पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। रक्तस्राव हो रहा था, लेकिन रुद्र रुका नहीं। जमीन पर लेटे लेटे उसने अंतिम आतंकी को भी निशाना बनाकर मार गिराया। ऑपरेशन सफल हुआ, सभी घुसपैठिए मारे गए, लेकिन अब रुद्र का शरीर जवाब दे रहा था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुलाया गया। स्ट्रेचर पर लिटाया गया रुद्र ठंडी हवा में कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। नंदिनी को फोन लगाने की कोशिश की गई, पर नेटवर्क नहीं था। रुद्र ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मां को कहना बेटा वापस आ रहा है, तिरंगे में। उसके बाद उसकी नाड़ी धीमी हो गई। हेलीकॉप्टर ने उसे बेस कैंप पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 16 जनवरी 2020 जब उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम थीं, लेकिन हर चेहरा गर्व से भरा था। नंदिनी ने तिरंगे को सीने से लगाकर कहा, तुम वादे के मुताबिक लौटे हो रुद्र, तिरंगे में अमर होकर। रुद्र प्रताप सिंह का जीवन समाप्त नहीं हुआ था, वह राष्ट्र की आत्मा में समा गया था। उसका आखिरी अभियान केवल एक ऑपरेशन नहीं था, वह एक अध्याय था जो भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अंतिम विदाई। एक बेटे की लौटी मिट्टी रुद्र की अंतिम यात्रा गोपेश्वर गांव तक पहुंच चुकी थी। वो पहाड़ी रास्ते जिन पर वह कभी अपनी मां का हाथ पकड़कर स्कूल गया था, आज उन्हीं रास्तों पर उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ लौट रहा था। सेना के अधिकारी, गांव वाले, मीडिया और रुद्र के पुराने स्कूल के बच्चे सब स्टेशन पर मौजूद थे। ढोल नहीं बजे, सिर्फ धीमी शंख ध्वनि और सैनिकों की सलामी की आवाज गूंज रही थी। आसमान में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में गर्जना। एक सपूत लौट आया था, अमर होकर। रुद्र की मां साधना देवी हाथ में तुलसी की माला लिए बेसुध बैठी थीं। उन्होंने बेटे की देह के पास आकर बस इतना कहा, तू गया नहीं बेटा, तू अब इस धरती की हवा बन गया है।
नंदिनी, जो पूरी यात्रा में मौन थी, उस क्षण फूट फूट कर रो पड़ी। उसने तिरंगे को चूमा और फिर अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, वो गया नहीं है, वह मेरी सांसों में वर्दी पहनकर अब भी गश्त लगाता है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ संपन्न हुआ। जैसे ही बंदूकें 3 बार आसमान की ओर चलीं, घाटी में एक विशेष मौन फैल गया। रुद्र की अस्थियां उसी अलकनंदा नदी में प्रवाहित की गईं, जिसके किनारे वह घंटों बैठा करता था, मिट्टी की खुशबू लेते हुए, अपने देश के सपनों में खोया हुआ। गांव के प्रधान ने पंचायत में प्रस्ताव रखा, गांव का नाम बदलकर रुद्रग्राम रखने का। सर्वसम्मति से यह पारित हुआ। आज गांव का स्कूल, खेल का मैदान और चौक सब रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। उसके बलिदान के बाद नंदिनी ने एक फाउंडेशन शुरू किया, रुद्र स्मृति सेवा, जो शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए काम करता है। हर साल 16 जनवरी को वहां वीर बाल सभा आयोजित होती है, जिसमें बच्चे अपने नायक रुद्र को कविता, भाषण और गीतों के माध्यम से याद करते हैं। रुद्र चला गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं। वो अब हर उस बच्चे की प्रेरणा है जो वर्दी पहनने का सपना देखता है, हर उस माँ की ताकत है जो अपने बेटे को देश के नाम करना चाहती है, और हर उस प्रेमिका की आस्था है जो प्रेम में बलिदान के अर्थ को समझती है। रुद्र का नाम मिट नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ नाम नहीं, अब राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा है। विरासत जो कभी नहीं मिटेगी। रुद्र प्रताप सिंह के जाने के बाद भी उसके विचार, उसके आदर्श और उसका जीवन संघर्ष हर किसी के मन में गूंजता रहा। यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन बन गया था। हर साल जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता, तो गांव के बच्चे रुद्र की वर्दी जैसी ड्रेस पहनकर मार्च करते। स्कूल की किताबों में रुद्र की कहानी एक प्रेरणादायक अध्याय बन गई। यहाँ तक कि सेना भर्ती रैली में आने वाले युवा खुद को रुद्र के रास्ते पर चलने वाला कहने लगे। नंदिनी ने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा को समर्पित कर दिया। वह हर साल सियाचिन, कारगिल और लेह जाकर सैनिकों के लिए कैंप लगाती, उनकी कहानियां डॉक्यूमेंट करती और उन्हें समाज के सामने लाती। 2030 में भारत सरकार ने रुद्र को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में साधना देवी ने कांपते हाथों से वह तमगा ग्रहण किया। जब राष्ट्रगान बजा तो उनकी आंखों से आंसू गिरे, पर वो गर्व के आंसू थे। ये तमगा मेरे बेटे की नहीं, देश की मिट्टी की छाती पर सजा है, उन्होंने कहा। रुद्र का जीवन एक ऐसा दीपक बन गया था जो बुझकर भी रोशनी दे रहा था। उसकी माँ अब गांव की बच्चियों को पढ़ाती हैं और हर एक को सिखाती हैं, सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटियां भी देश के लिए रुद्र बन सकती हैं। हर साल 16 जनवरी को रुद्र की पुण्यतिथि पर पूरे गांव में दीप जलाए जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक ही संकल्प दोहराते हैं, जब तक सांस है भारत माँ की रक्षा करेंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रुद्र की यात्रा नहीं। वह अब हर सैनिक की वर्दी में सांस लेता है, हर सरहद की निगाह में चमकता है और हर भारतवासी के दिल में अमर है। जय हिंद की सेना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।